डीएसएसबी के अंतर्गत बेसिकली ऐसे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, आप लोगों को पूछा भी जा सकता है। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये पेपर एम्स का है। 18 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था बिहार में, एम्स का पेपर, उसी का ये जो है क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, है ना। तो पार्ट ये जो है 5th है, पार्ट 5th है। 4 पार्ट मैंने आप लोगों को कल कंप्लीट करवाया था। जरा बताइए एक बार कि निम्नलिखित में से किसे उनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा परिभाषित प्रथम विश्व का हिस्सा माना जाता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जरा एक बार जवाब बताइए मुझे, क्या ऑप्शन आप लगा रहे हैं यहां पर, प्लीज। सर पहला नंबर आप लगा रहे हैं, ओके। देखिए बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक जो हैं एडम स्मिथ हैं। ये बात आप सबको मैंने पहले भी बता चुका हूं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक द थ्योरी ऑफ मॉरल जो है सेंटिमेंट करके किताब लिखा था सन 1759 में, इनकी पहली किताब थी वो, जो पूंजीवाद पर आधारित थी। हालांकि इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा परिभाषित प्रथम विश्व का हिस्सा माना जाता है, तो वह देश कौन सा है? तो उस देश को नाम आता है उत्तरी अमेरिका का। और सही जवाब जिस बच्चे ने दिया भाई, जिस बच्चे ने कि फर्स्ट ऑप्शन, वही ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए इसका क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास पहुंच गया है, तो आप सभी लोग आंसर देख के जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। अपने मन से सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए, कारण यह है कि आगामी परीक्षाओं में भी आप कुछ इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डैश डॉक्टर के मुख पत्र, याद रखिएगा, डॉक्टर के मुख पत्र के रूप में कार्य करता है। और क्लाइंट का मतलब ग्राहक होता है, सेवार्थी होता है। तो सेवार्थी को निम्नलिखित में या निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फार्मासिस्ट एक शब्द रिलेट कराया गया है, दूसरा वार्ड बॉय रिलेट कराया गया है, तीसरा नर्स रिलेट कराया गया है, चौथा चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता रिलेट कराया गया है। तो सवाल फिर से सुनिए, डैश डॉक्टर के मुखपत्र के रूप में कार्य करता है, डॉक्टर के मुखपत्र के रूप में कार्य करता है। जरूरी ये जानना है कि मुखपत्र किस चीज को रिलेट कराया गया है। संस्था का जहां नियम है, संस्था सिद्धांत है, जहां संस्था के नियम और सिद्धांत है, उन सभी चीजों का जहां पर विवरण है, पूरा विवरण है, जहां उसका एक प्रकार से ओरिजिन हुआ है, उसी शब्द को मुखपत्र कहा जाता है, मुखपत्र कहा जाता है। तो डॉक्टर के मुखपत्र के रूप में कार्य कर रहा है, जहां नियम वगैरह सब कुछ है, संस्थान वगैरह सब कुछ है, सिद्धांत वगैरह सब कुछ है। तो क्लाइंट को निम्न में बारे में क्या जानकारी देगा? तो ये प्रक्रिया फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय या नर्स या चिकित्सा समाज कार्यकर्ता करेगा। जवाब बताइए, बहुत ही आसान है। सर चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन आपका 4 जो मेडिकल सोशल वर्क लिखा गया है, ये करेक्ट जवाब है। सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, डॉक्टर के मुखपत्र के रूप में कार्य करना चाहिए, उसके मध्यस्थता के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ये कार्य करेगा नर्स नहीं, ना ही वार्ड बॉय, ना ही फार्मासिस्ट, केवल ऑप्शन यहाँ पे सीधा एलिमेंट हो जाता मेडिकल सोशल वर्कर, सीधा एलिमेंट हो जाता है ना, मध्यस्थता के वकील के रूप में, ठीक है। अभी आपने इसी में एक पेपर में और क्वेश्चन देखा था, उसी को ये कहीं ना कहीं रिलेट करा रहा था, उसी के संबंध में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हस्तक्षेप योजनाओं मूल्यांकन के दौरान पहचाने गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन, योजना का मूल्यांकन के दौरान कहा गया कि पहचाने गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राहक यानी क्लाइंट और टीम के अन्य सदस्यों के सहयोग से
स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पहचाने गए कदम हस्तक्षेप योजनाओं में डैश शामिल है या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, योजनाओं में शामिल हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट मानना चाहिए? पहला ऑप्शन आपके सामने अंतर विषय देखभाल, दूसरा शारीरिक शैक्षिक सहायता समूह, तीसरा समुदाय की परिषद, चौथा मूल्यांकन के पहचानी गई आवश्यकताओं को संबोधित करने की रणनीतियां। चलिए, सही जवाब ऑप्शन 4 ऑप्शन नंबर 4। हाँ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। सुनिए एक बार अच्छे से फिर। सवाल कहा कि हस्तक्षेप योजनाएं, जैसे हम किसी चीज, मान लीजिए कोई समस्या ग्रसित व्यक्ति है तो हम उसकी क्रियाओं को क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, यानी उसके आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग उसको हस्तक्षेप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यही बात कर रहा है कि योजना का मूल्यांकन के दौरान पहचाने गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्लाइंट और टीम, मतलब जो भी कोई कार्य होता है, मैंने आपको भी चिकित्सकीय दली के बारे में पढ़ाया था, वही चीज यहां पे सोचना है, चिकित्सकीय दली के बारे में। तो टीम यानी दल के अन्य सदस्यों के सहयोग से स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पहचाने गए कुछ कदम है। तो हस्तक्षेप योजनाओं में अंतर विषय देखभाल करना ये तो उचित नहीं है, शारीरिक शैक्षिक सहायता करना ये भी उचित नहीं है, समुदाय की परिषद तो ये तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा समुदाय की परिषद वगैरह। लेकिन देखिए, मूल्यांकन की पहचान की गई और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आवश्यकताओं को संबोधित करने की रणनीतियों को शामिल करता है, और यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन की पहचानी गई जो आवश्यकताओं को संबोधित कर रही है, इसी प्रक्रिया में इसको जाना जाता है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का परिवर्तन कहा जाता है एक प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 4 ही करेक्ट माना जाएगा। सामाजिक नियम में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अब देखो, सामाजिक विकास है, सामाजिक नियम नहीं, सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास में बताइए किसको शामिल करना उचित समझेंगे आप, प्लीज। आपको पता होना चाहिए सामाजिक विकास। बुनियादी जरूरतें और जैसे भोजन। अच्छा, आप लोग देख के तो जवाब तो नहीं दे रहे हो क्वेश्चन का। नहीं सर, यही खुला हुआ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, फिर तो अभी डाउनलोड ही नहीं किया है पीडीएफ को। चलो फिर बहुत बढ़िया, अब तो मैं आश्वस्त हो गया कि आप लोग सही तरीके, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग देख के जवाब दे रहे थे। चलिए, आपने अच्छा जवाब दिया अगर ऑप्शन नंबर 4 का दिया तो, अरे सॉरी 3rd को दिया तो। गोपनीयता और उत्पादकता के लिए व्यक्तियों के व्यक्तिकरण करना। देखो, ये बात करेक्ट है कि व्यक्तिकरण कहीं ना कहीं समाजकारी के सिद्धांतों में पाया जाता है, साथ ही साथ गोपनीयता भी पाई जाती है। तो सवाल कहा कि गोपनीयता और प्रोडक्शन यानी एक प्रकार से उत्पादकता के लिए व्यक्तियों का व्यक्तिकरण क्या शामिल करोगे सामाजिक विकास में? देखो, बात तो ठीक है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट में ये बेसिकली प्रमुख रूप से नहीं है। प्रति इकाई समय में अधिक उत्पादकता, मतलब जो टाइम ले रहे हैं हर एक यूनिट के परिप्रेक्ष्य में कि उससे पर यूनिट में अधिक प्रोडक्ट्स, फिर अगले यूनिट में अधिक प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है, तो इस चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि आप समाज का विकास कर रहे हो। ये ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में इतना कर दिया, 2 घंटे में इतना काम कर दिया, 3 घंटे में इतना काम कर दिया तो ये सामाजिक विकास हो गया, ये कहना उचित नहीं होगा सामाजिक विकास की प्रक्रिया में। एक शब्द यहाँ पर हमारे सामने रिलेट हुआ है, विशलता, जो है विलासिता पूर्ण सुविधा की उपलब्धता। जानना जरूरी हमें यह है कि विशालतापूर्ण जो है विलासितापूर्ण का मतलब क्या है? विलासी का भाव या कार्य, मतलब सुख भोग की अनुरक्तता। विलासिता का मतलब सुख भोग की अनुरक्तता। आप सिंपल शब्दों में कह लीजिए कि इस तरह से कि घने या कोई मजबूती से या अच्छी तरह से कोई चीजें बढ़ रही है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे विलासिता, है ना, कोई चीजें अच्छी तरह से बढ़ रही है। तो विलासितापूर्ण सुविधाओं की उपलब्धता को आप ये नहीं कह सकते कि आपने सोशल डेवलप किया है। सवाल सामाजिक विकास के संबंध में है, और सामाजिक विकास का जो शब्द रिलेट होता है और वो केवल ऑप्शन नंबर 3, जो भोजन, आश्रय और कपड़े को उचित संतुष्टि की बात करता है। सामाजिक विकास सही शब्द रिलेट कराता है आपका
ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक विकास साधारण शब्दों में अगर मैं आप लोगों से कहूं भी तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई में सुधार करना होता है। ये बुनियादी या बेसिक जरूरतें हैं ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। समाज की सफलता प्रत्येक नागरिक की भलाई से जुड़ी हो, इस प्रक्रिया को ऑप्शन थर्ड रिलेट कराता है। और जहां कहीं जरूरतें, आवश्यकताएं, बुनियादी बेसिक बातें लिखी हो वो ऑप्शन सत्य तो जाता ही जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सत्य जो माना जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के बारे में संकेत नहीं देता है? अब स्वस्थ व्यक्ति के बारे में सोचना है, वो संकेत नहीं दे रहा है, जरा जवाब बताइए। सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कह रहे हैं आप। देखिए सिंपल शब्दों में आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है या स्वस्थ कोई प्रक्रियाएं हैं तो उस तरीके को हम कहते हैं कि भाई जैसे वह अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अत्यधिक उत्कृष्ट और ना ही हीन समझे, तो वो एक प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। वह मननशील हो, दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखे, वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता हो और समझता है कि अन्य भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखते हैं। वह नित्य नई उठने वाली समस्याओं का सामना करे, वह अपनी योजना पहले ही निश्चित कर लेता है किंतु भावी से भयातुर नहीं होता है, मतलब भय नहीं उसको है। वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता है, वह वास्तविकता का ध्यान रखकर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है। ये सब प्रक्रियाएं मानसिक रूप से वह स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। वह दूसरों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, अपने अधिकारों के प्रति यानी एक प्रकार से स्वार्थी होना चाहिए। तो क्या ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा? नहीं होगा। सवाल, एक मिनट, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के बारे में संकेत नहीं करता है ना, तो वह अगर अपने अधिकारों के बारे में, देखो ये बात भी सत्य है कि हम आप ऐसा कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि अपने अधिकारों के प्रति रहना चाहिए। डीपीएसपी का आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा, डीपीएसपी के बारे में, है ना। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमें अपने अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो हमें उसके बारे में जानकारी रहेगी, जागरूक रहेंगे तो हनन कैसे हो पाएगा? हम उसके खिलाफ हो जाएंगे फिर तो क्या पहला ऑप्शन सत्य है या असत्य है, बता सकते हो? असत्य। सत्य है। असत्य कैसे? वह दूसरों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है ना, तो यह सत्य है, असत्य नहीं है। बात समझ रहे हो नहीं भाई? अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहोगे आप, अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहोगे तो आपके अधिकारों को कोई हनन कर लेगा। प्लीज समझिए बात को। जी सर। एक मिनट, बैटरी गई जाएगा। वो पहली बात ये तो तय है कि आपका ऑप्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पे पहला वाला सत्य है। सवाल है, संकेत नहीं करता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन की मांगों को पूरा करने में सक्षम होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा बिल्कुल होगा, अब है कि नहीं, जीवन की जो मांग है उसको पूरा करने में वो सक्षम रहेगा जो स्वस्थ व्यक्ति होगा। वह अपने बारे में सहज महसूस करेगा, बिल्कुल बात सत्य है, ये भी करेक्ट है। वह अपने बारे में असहज महसूस करेगा, बताइए असहज अगर महसूस करता है तो मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है? तो मैं तो कहूंगा ऑप्शन 4 लगाइएगा, और ऑप्शन 4 ही आपको करेक्ट माना जाएगा, यही 4th ही करेक्ट है। इस बात से सहमत है? कितने लोग सहमत है कि ऑप्शन 4 करेक्ट है, बताइए प्लीज। सहमत है सर। सहमत है? सहमति सर 4 ही होगा। 4 ही करेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 10, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्ञान और समझ के आवश्यक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? देखिए थोड़ा सा एम्स का पेपर में समय इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि एम्स का सवाल जो है ना कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं और जो दैनिक जीवन से रिलेट कराता है ना। तो इस चीजों को आप ना कितना पढ़ के जाओगे, तो सोचो कि जो पढ़ के गए हैं हम वही आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
वहां प्रश्न अपने शब्दों में बनाकर एग्जामिनर जो है देता है आप लोगों को, और आप अपने तर्क के माध्यम से सही करते हैं। तो ये प्रश्न यूजीसी के बच्चों के लिए यहां पे सही बैठेगा, क्योंकि यूजीसी में कुछ इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, है ना, कि आप किस तरीके से सोच सकते हो। जरा इस प्रश्न के बारे में सोचो कि स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्ञान और समझ की आवश्यक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है। ज्ञान और समझ के आवश्यक क्षेत्र में वह विकल्प आपको बताना है, और पर ध्यान रहे स्वास्थ्य के देखभाल के बारे में। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, कहता है क्लाइंट की जो वित्तीय आवश्यकता है, जो क्लाइंट का फाइनेंशियल की नीड है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, उसकी सहायता के लिए सामुदायिक संसाधन करिए ताकि उसको पैसे मिले। देखो ये एग्जैक्ट बता दिया, वित्तीय आवश्यकता की सहायता तो होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो वो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है उनके परिप्रेक्ष्य में, तो क्लाइंट की वित्तीय आवश्यकता, क्लाइंट को पैसे की जरूरत, उस पैसे की आवश्यकता के लिए सामुदायिक संसाधन की जरूरत, आप वहां पे कम्युनिटी के बारे में पूरे चीजें कर लीजिए। तो सवाल तो क्लाइंट का है, सीधा खर्च हो रहा है कम्युनिटी में, तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए पहली बात तो ये यही गलत हो गया कि यहां पे देखभाल के बारे में ज्ञान और समझ की आवश्यकता के क्षेत्रों में उसको निम्न विकल्प का शामिल करना चाहिए, तो ये विकल्प शामिल नहीं होगा, पहला विकल्प आपका शामिल नहीं माना जाएगा। ज्ञान और समझ के लिए यह विकल्प आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ कहता है बीमारी की शारीरिक तत्व और शारीरिक कार्यप्रणाली पर उसका प्रभाव। सवाल कहा कि जो बीमारी के शारीरिक तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, फिजिकल एलिमेंट, और जो फिजिकल कार्यप्रणालियां हैं, जो कार्यप्रणालियां हैं, उनका प्रभाव, यानी एक प्रकार से जिससे शारीरिक कार्यप्रणाली पर तनाव का प्रभाव हो सकता है। तनाव कई बीमारियां और रोग संबंधित स्थितियों के लिए होती है ना, गंभीर कारक भी हो सकता है। अध्ययन के दौरान हमें सब सारी चीजें पता चलती हैं, ठीक है। तो वह अपने अनुभूति या समारोह में सुधार कर सकता है, साथ ही चिंता और अवसाद से अल्पकालिक राहत भी प्रदान कर सकता है, ये बात करेक्ट है। लेकिन स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्ञान और समझ की आवश्यकता वाले क्षेत्र जो है, ज्ञान के लिए और समझ के लिए जो आवश्यक वाले क्षेत्र हैं, वो क्या केवल शारीरिक वाले ही हो सकते हैं, शारीरिक एलिमेंट हो सकते हैं क्या, शारीरिक कार्य प्रणालियों पर ही उसका प्रभाव हो सकता है, और भी परिपेक्ष हो सकते हैं, और भी परिपेक्ष हो, समाज का परिपेक्ष हो सकता है, मानसिक परिपेक्ष हो सकता है, हालांकि समाज में सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, नैतिकता हो सकता है, और भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। फिर कहता है क्लाइंट और ग्राहक और परिवार की मनोवैज्ञानिक आर्थिक जरूरतें होती हैं। देखिए अगर आप उनकी पैसे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहे तो सॉर्ट आउट करते रह जाएंगे, फिर प्रॉब्लम कहां सॉर्ट आउट होगी। हमें तो यही करना है कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए और उसकी खुद जो प्रॉब्लम है, आर्थिक जरूरतें हैं, जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं, वो खुद कर ले। हमें तो ऐसा बनाना है। और आपको मैं बता दूं, जब भी मेडिकल सोशल वर्क में सवाल आए तो इसको सेकेंडरी पे रखा करें, आर्थिक जरूरतें वगैरह को। कारण ये है कि ये प्राथमिकता के रूप में नहीं आती है। हम जरूरतें आर्थिक पूरा कर, जैसे योजनाएं हो गए, कार्यक्रम हो गए, विभिन्न प्रकार के चलाए जाते हैं, उनके माध्यम से उस जरूरतों को पूरा करेंगे हम। अब मान लीजिए पैसे की जरूरत पूरा करे भाई परिवार का, ग्राहक का, तो ये उचित नहीं है। एक मेडिकल सोशल वर्कर ये उचित तरीके से कार्य नहीं करेंगे। आर्थिक कभी भी जब चीजें रिलेट करती है वो मनी को ही रिलेट कराती है, वित्तीय को ही रिलेट कराती है। जब ऑप्शन मैंने पहला गलत कर दिया वित्तीय को, तो जाहिर सी बात है आर्थिक वाला ही गलत हो जाएगा। और इस तरीके के जब दो शब्द ऑप्शन में मिले, आपको बता दें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहां एक ऑप्शन में वित्तीय लिखा रहेगा, दूसरे में आर्थिक भी लिखा रहेगा, वो गलत ही होते हैं। ये भी आप याद रखिए, ये गलत ही होते हैं। ऑप्शन सेकंड सही है। स्वास्थ्य देखभाल में सामाजिक कार्य की जो भूमिकाएं और कार्य होती हैं, इन क्षेत्रों के बारे में उनको ज्ञान और समझ होनी चाहिए, और वो भी स्वास्थ्य के देखभाल के संबंध में। ऑप्शन केवल बी आपका यहां पे करेक्ट माना जाएगा। तो स्वास्थ्य देखभाल के बारे में ज्ञान और समझ की आवश्यकता समाज कार्य की भूमिका में, और समाज कार्य की जो क्रियाएं हैं, जो टास्क है, उस पर हमें बल देना चाहिए, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट फिर एक बार डी वाला भी ऑप्शन भी हो सकता था ना, क्योंकि हम शारीरिक तत्वों के बारे में, मतलब कोई बीमारी हो गई है तो देखो उसको ये केवल मैडम शारीरिक ही एलिमेंट मैच किया था इसमें। मैंने कहा था जी बीमारी बताया था, तनाव, कई बीमारियां रोग संबंधी हो सकती हैं। जी इसने केवल शारीरिक ही चीजें कार्यप्रणाली को शामिल किया। अब यूजीसी नेट में अगर मान लो ऑप्शन में देता ए बी सी डी करके, ए बी सी डी करके देता ही नहीं, दो ऑप्शन देता है इस प्रश्न का, ए या जी बी, या तो जी ए और सी, फिर या तो जी सी और डी, इस तरीके से ऑप्शन कूट देता वो। जी तो आप यहां पर प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में अगर रखते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले और सॉरी दूसरे और तीसरे को रखते हैं, दूसरे और तीसरे ऐसी कंडीशन पे शारीरिक तो कहीं ना कहीं एक ही चीज को एलिमेंट कर देता है, स्वास्थ्य की पर देखभाल सर में आर्थिक क्या। जरूरतों को तो हम लोग वो नहीं करते, वो हम बता देते हैं कि आपको कैसे, अगर कोई पॉलिसीज आई हैं तो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, बट आर्थिक जरूरतों पे हम उतना थोड़ी बात कर पाते हैं। नहीं नहीं, देखो बेसिकली क्या होती है कि आर्थिक जरूरतें के मतलब ये होता है कि जब उसकी आर्थिक स्थिति ही ठीक नहीं रहेगी तो अपना इलाज कैसे करेगा, अपना ट्रीटमेंट कैसे करेगा। बहुत लोग होते हैं, आप जब पूछोगे ना, बहुत जी लोगों का ऐसे होती है कि अगर पैसे की समस्या देखते हैं तो उनके पास विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव आ जाते हैं, जी किसी जी पैसे की प्रॉब्लम आती है, एक जी प्रकार जी से तो समझो डिप्रेशन वाली प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। जी तो सोशल वर्क में अगर मैं बात करूं आर्थिक जरूरतें का मतलब ये बात सत्य है कि आप उनको नीतियों कार्यक्रमों वगैरह के बारे में ही बताएं, जी तो वो एक कार्य ही है, एक ऐसा कार्य है। मेरा कहने का मतलब ऑप्शन जो डी आप कह रहे हो ना, जी ऑप्शन डी में केवल एक चीज रिलेट कराया उसने, केवल फिजिकल एलिमेंट को रिलेट कराया उसने। जी और फिजिकल एलिमेंट नहीं केवल हो सकता, वहां पे मानसिक भी शामिल करना चाहिए था उसे सामाजिकता भी शामिल करना चाहिए था, भाषाई भी शामिल कर। क्या व्यक्ति शारीरिक रूप से ही एक प्रकार से प्रभावित होगा, वहीं पर वही एलिमेंट मिलेगा बीमारी? क्या नहीं मानसिक रूप से बीमार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब शारीरिक रूप से होगा तो पक्का मानसिक रूप से भी होगा, जी है ना। तो वो चीजें होती है, तो वो दोनों चीजें रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल शारीरिक लिखने की वजह से मैंने काट दिया था। मैंने देखो यहाँ पे सर्कल भी बना दिया कि शारीरिक एलिमेंट कर जी दिया, जी जी है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। और आर्थिक में तो देखो बेसिकली क्या है कि जहां आप बता दूं आपको कि जब भी आप समाज कार्य करें तो उस कंडीशन में जैसे आप उसे बताओगे ना कि ये योजनाएं चलती हैं आप सभी के लिए, इसको आप लाभ उठाइए, आपको ये मिलेगा, इससे ये लाभ मिलेगा, इससे ये लाभ मिलेगा, सरकार आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो उससे उसको जानकारी होगी, वो बड़ा उत्सुक होगा और उस चीज के लिए आपसे जानने के लिए भी कि कैसे किया जाए इसके लिए, ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। ये एक प्रकार उसकी नीड है ना, उसकी नीड है, बिना पैसे कुछ भी नहीं होता, जी है ना। सर जी ठीक तो है। ये उसकी नीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, और सोशल वर्क का है ये, डिजास्टर मैनेजमेंट, और मैं पढ़ा चुका हूं यूजीसी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये चलेगा। बाकी तो डीएसएसबी की भी टॉपिक में हो चुकी है। ध्यान दीजिए, गैर संचरण जो है, गैर संरचनात्मक तरीके के तहत आपदा के लिए सामुदायिक तैयारी को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? तरीका जो है वो सही या तरीका नहीं है। तो एक इसमें दिया है कि चक्रवात प्रबंधन के लिए प्रभारी सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण है, ठीक है। वहीं दूसरा आपसे कह रहा है कि शिक्षा नामांकन का अनुपात है। देखिए मैं बता दूं, ये देखिए अगर मैं बात करूं तो संरचनात्मक तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर है, और ये जो है गैर संरचनात्मक तरीका है। ये अभी बताता हूं इन दोनों में अंतर भी। सूचना की सार्वजनिक संरचना होगी, ठीक है। अगर यहां पर आपको अगर हम बता दें शिक्षण कार्यक्रम, मतलब एक प्रकार से ये शिक्षण जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, तो सिंपल सी बात है कि हम सार्वजनिक चीजों पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चीजें रिलेट कर जाएगी सीधा सीधा संरचनात्मकता को, सीधा सीधा रिलेट करा देगी संरचनात्मकता को। सवाल कहता है कि गैर संरचनात्मक ना समन को ऐसे उपाय, समन जानते हो क्या था? समन 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 शांति, शांत करना, है ना। जी सर तो गैर संरचनात्मक शांत को एक ऐसे उपाय के रूप में परिभाषित करता है जिसमें खतरे को मानवीय बर्ताव या प्राकृतिक प्रक्रिया के रूपांतरण के जरिए खतरे के बिना निर्मित हल की आवश्यकता का अप्रयोग के लिए कम करने के परिप्रेक्ष्य में। तो कहने का मतलब यह है कि गैर संरचनात्मक तरीके के तहत आपदा के लिए
सामुदायिक तैयारी को बढ़ाना है तो उनमें कौन सा शामिल नहीं होगा, प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं होगा? सर बी नहीं होगा, शिक्षा नामांकन फॉर्मल हो जाएगा। हाँ, यहाँ तो सही बात कर रहे हो। यहाँ तो आपको जो जाएगा ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सही कर रहे हो आप। आपका जो ऑप्शन जाएगा वो बी जाएगा। यहाँ पे तो ये पार्ट डिवाइड ही नहीं, मैं तो इसको बात कर रहा था एग्जाम्पल के तौर पे। सही बात कर रहे बी हो। ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। शिक्षा का नामांकन का जो अनुपात होगा ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला रहेगा ना, शिक्षा का नामांकन का अनुपात जानते हैं क्या होता है? सर जितने मतलब शिक्षित कितने लोग, मतलब उसका हाँ, कितने अनुपात कुशल, जैसे हाँ कितने कुशल है, Educated कितने लोग। अकुशल है, बिल्कुल। तो गैर जी, जी। संरचना तरीके से तहत आपदा के लिए सामुदायिक तैयारी में बढ़ावा देने के संबंध में इस चीजों को हम बता सकते हैं कि कुशल कामगार जो है कितने लोग हैं, और उसमें किस तरीके से उनकी जो है एक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, सही तरीके से उनको बढ़ावा मिल सके, उस कम्युनिटी के अंतर्गत सही तरीके से वो रह सके और उन आपदाओं के प्रति वो सजग रह सके। तो गैर संरचनात्मक तरीके के तहत में आपदा के लिए सामुदायिक तैयारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नामांकन अनुपात ही एक ऐसा तरीका है जो इसको रिलेट नहीं कराता है ना, रेशियो वाला रिलेट नहीं कराता है ना। बाकी देखो, मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। चक्रवात मैनेजमेंट के प्रभावी अधिकारी और अधिकारी का प्रशिक्षण मैंने आपको पढ़ाया था आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो वहाँ पर मैंने नोट करवाया था प्रबंधन प्रभारी जो है प्रभारी सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, ये चीज़ें शामिल रहेगी। और सूचना का सार्वजनिक प्रसार होना चाहिए इस आपदा के संबंध में, है ना, कम्युनिटी को लेकर। शिक्षण कार्यक्रम को भी बेसिकली मेंशन किया। ये नामांकन का अनुपात दे दिया, ये हम नहीं देखते भैया कितने लोग कुशल हैं कितने लोग अकुशल हैं, इस तरीके का रेशियो नहीं बनाते भाई कि 20:10 या इतने लोग जो है कुशल अकुशल, इस तरीके से कोई चीज़ नहीं कि जो कुशल रहेंगे उसी को हम बताएंगे, जो कुशल नहीं रहेंगे उसको हम नहीं बताएंगे, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो ये तरीका नहीं, अनुपात का मतलब यही दर्शाता है जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आया ये प्रश्न? थोड़ा सा जी हमें सर, भी कंफ्यूज कर जी दिया सर, था समझ आया। शुरुआत में। हाँ, ये प्रश्न का जी, जवाब सर, ऑप्शन आ सेकंड है। हाँ, ये देखिए बड़ा आसान सा सवाल, यूएनडीपी के बारे में आप सबको पता होगा, मुझे यहाँ तक उम्मीद है ना। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को ही हम लोग यूएनडीपी कहते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है कि 22 नवंबर 1965 ना, यस सर। 22 नवंबर 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, है ना। तो एक जी सर। वैश्विक विकास का कार्यक्रम है ये। बेसिकली जानते हो क्या काम करता है? ये गरीबी को कम करने के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार करता है ना। प्रजातांत्रिक जो लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं, उसको प्रोत्साहित करने का काम करता है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, संसाधन हो गया, उन चीज़ों से इसको जो है जोड़ने का प्रयास करता है यूएनडीपी। तो बड़ा अहम भूमिका निभाता है यूएनडीपी, है ना। तो इसके आधार पे अगर हमने बात करें तो ऑप्शन में कहा कि बताइए लिंग विकास सूचकांक किस वर्ष इसने जारी किया, है ना। ये प्रश्न हमारे सामने आ सकता है एग्जाम में। इसकी स्थापना की बात नहीं पूछा इसने, है ना, ये स्थापना नहीं है, ये तो पूछा कि भाई बताइए लिंग विकास सूचकांक किस वर्ष डेवलप किया है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे 1995 दिखा रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पर यूएनडीपी के तहत में, है ना। और यूएनडीपी में बेसिकली मानव विकास के प्रमुख आयाम होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक लंबा और स्वस्थ जीवन होना, जिसको आप लोग जीवन प्रत्याशा कहते हो, है ना। ज्ञानवान होना, जीवन स्तर का एक उचित मानक होना, इस तरीके की जो टर्म होता है, जो शब्द होता है, उसको ये रिलेट कराता है यूएनडीपी, है ना। उस तरीके की चीजों को यूएनडीपी के तहत हम देखते हैं, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 20वीं मानव विकास रिपोर्ट बेसिकली 2010 में प्रकाशित किया था, और वो लैंगिक असमानता के मापन था। ठीक है, लैंगिक असमानता का मापन था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत 1995 में इस कार्यक्रम को या इस चीज को इसने लिंग विकास सूचकांक को डेवलप किया था। और जीआईआई का नाम सुना है आपने? जीआईआई के बारे में, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ मृत्यु अनुपात, किशोर प्रजनन दर,
सशक्तिकरण, इस तरीके के जो टर्म यूज होता है वो यूएनडीपी के ही अंतर्गत होता है, यूएनडीपी के अंतर्गत होता है। तो जैसे 3 डायमेंशन है, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, इसको जीआईई बोलते हैं, जेंडर जो है इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसके 3 डायमेंशन है। जानते हैं आप लोग 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं? जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स के तीन आयाम है। 3 आयाम जानते हैं? बताइए सर, एक बार रिकॉल करा दीजिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एम्पावरमेंट, और लेबर मार्केट। ये 3 होते हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं। इस तीनों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके जो है आयाम है, या आप ये कह लीजिए लेबर क्या बताया ये? लेबर मार्केट, ओके, लेबर मार्केट, ठीक है। तो सही जवाब 1995 इसका सही जवाब होगा, लिंग विकास सूचकांक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, डीएसएसबी के स्टूडेंट भी, यूके मेडिकल सोशल सर्विस बोर्ड वाले भी, और यूजीसी के नेट के स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। लैंगिक विकास सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 3, लिंग और विकास, जी जो है जीडी, मतलब लिंग और विकास। देखिए यूनिट नंबर अगर आप देखेंगे ना, मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा 9 वाले में ही आपको मिलेगा ये टॉपिक, लिंग और विकास। तो उसके प्रतिमान निम्नलिखित के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना है या सशक्त बनाना है, तो किन परिप्रेक्ष्य पर आप बात करेंगे? लिंग और विकास के संबंध में हमें बात करनी है ना, और कह रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो इस दृष्टिकोण में ना पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित मतभेद, मौजूद लिंग भूमिकाएं और संबंधों को लेकर ये बराबरी की बात करता है, ये उनकी बराबरी की बात करता है। उन्हीं के आधार पर पड़ने वाले असमान जो प्रभाव हैं उसको समझने और संबोधित करने के लिए एक नारीवादी दृष्टिकोण को लागू करता है। और एक नारीवादी दृष्टिकोण लागू होने का मतलब महिलाओं को सशक्त बनाने का आधार होता है। तो विकास के लिए एक सख्त आर्थिक दृष्टिकोण किसी देश के विकास का मात्रात्मक दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कि रोजगार हो गया, है ना, जो है मुद्रा स्फूर्ति का नियंत्रण हो गया, उच्च रोजगार हो गया, आर्थिक भलाई की बात करना, गुणवत्ता में सुधार करना, ये सभी प्रक्रियाएं इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, इसी क्षेत्र के अंतर्गत। तो जब हम विकास के पुरुष और महिलाओं को अलग अलग तरह से प्रभावित देखते हैं, तो विकास के साथ लिंग के संबंध में अध्ययन में विद्वानों ने अंतरराष्ट्रीय नीति का निर्माताओं के बीच एक रुचि पैदा हुई। तो उस समय विकास में महिलाओं से और महिला और विकास में प्रक्रियाओं को समानता की जिक्र की गई। तो सवाल कहा कि लिंग और विकास के प्रतिमान निम्न के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो क्या महिला विकास के लिए सरकारी परियोजनाओं पर भरोसा करना चाहिए? पहला, विकास के पुरुषों को मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए। देखो पुरुषों लिख दिया तो सिंपल सी बात है, गलत। मैंने समानता बताया अभी आपको, तो इसका मतलब कि गलत हो गया। व्यक्तिगत कार्य पर और पहल करना, तो ये भी गलत, व्यक्तिगत। लेकिन जमीनी स्तर पर महिला समूह और सामूहिक क्रिया करना यानी कार्रवाई करना, तो ये हो सकता है नहीं हो सकता? बताइए। ऑप्शन 3 सर हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है, यही है ही, यही आपका करेक्ट माना जाएगा। सवाल अगला क्या कहता है हमसे? कहता है कि अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा सूखे के प्रभाव के वर्गीकरणों में से एक नहीं है? सूखा से नहीं है। देखिए मैं बता दूं आपको, जब आप पढ़ रहे थे तो मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा की पीडीएफ देखिएगा, आपको मिलेगा। उसके अंतर्गत में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो देखो राजनीतिक प्रभावित होता है सूखे के प्रभाव से,
आर्थिक प्रभाव भी प्रभावित होगा सूखे के प्रभाव से, और सामुदायिक तो ऑप्शन होगा ही होगा, ये तो होगा। लेकिन बताइए शिक्षा में वृद्धि, एक तो यहां पे कहा कि सूखा का प्रभाव है, और फिर कहा कि वर्गीकरण में कौन सा एक नहीं है, तो बताइए शिक्षा में वृद्धि होगा अगर सूखा का प्रभाव होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो इसके अपोजिट हो गया ना। शिक्षा में हाँ। वृद्धि सर। तो यहां जो ऑप्शन आपने चुनाव किया है ऑप्शन नंबर थर्ड को, ये ऑप्शन थर्ड आपका सही माना जाएगा, है ना। तो इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए अगर आप मान लीजिए बाय द वे मेडिकल सोशल वर्कर हैं आप, और इस तरीके की कोई टिप्पणी आपको डालनी पड़े, तो उसको कम करने के लिए उपाय बता सकते हो, जैसे सूखे से प्रभावित लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर, ये बताओ। उनके लिए पेयजल की व्यवस्था और दवाओं का वितरण के बारे में बताओ। पशुओं के लिए चारे और जल की व्यवस्था करने के बारे में बताओ। तो ये सूखे को कम प्रभाव कम करने के लिए उपाय है। ये भूजल के और अन्य जो भंडारण है उनके खोज के लिए अगर हम बात करें, खोज की प्रक्रिया को संचालित करो। उपग्रह से प्राप्त जो मानचित्र है, जो भौगोलिक सूचना तंत्र है, आदि तकनीकों का प्रयोग करो। जल संग्रहण के लिए, मतलब जल संग्रहण का मतलब जल को इकट्ठा करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण करने के लिए कहो, है ना। पौधारोपण के द्वारा सूखारोधी जो फसलें हैं उनकी कृषि के करके सूखे के प्रभाव को सीमित किया जा सकता है, पौधारोपण के माध्यम से। सिंचाई के तरीकों में परिवर्तन करके जल के दुरुपयोग को रोकने वाली जो सिंचाई पद्धतियां हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई, है ना, अगर हम बात करें तो जो है स्प्रिंकलर सिंचाई आदि को अपनाकर जल को बर्बादी से रोका जा सकता है। क्या आप जानते हैं इस जो है स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है? सुना है ना आप? नहीं सुना सर। नहीं सुना है। जैसे जो स्प्रिंकलर, जिसे अगर हम बात करें, फव्वारा जानते होंगे आप लोग, जैसे सर वो स्प्रे की जाती है फव्वारे द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही स्प्रिंकलर है, वही स्प्रिंकलर है, फव्वारे। हाँ बिल्कुल, फव्वारे के माध्यम से अगर आप मान लीजिए कोई चीज है, जैसे अगर आप देखो जो हम खेतिहर लोग हैं, जो किसान वगैरह हैं ज्यादा, तो वो जो छिड़काव करते हैं, उस छिड़काव को एक जल के माध्यम से, उसमें कोई वो नहीं, दवा वगैरह का नहीं प्रयोग, छिड़काव तो दवा के भी माध्यम से करते हैं। ये पानी की व्यवस्था मैंने बताया, सिंचाई की व्यवस्था, तो वो भी एक प्रकार की सिंचाई ही कही जाती है, उसको स्प्रिंकलर सिंचाई उसको बोला जाता है ना। एक ड्रिप सिंचाई होती है, जानते हो ड्रिप सिंचाई? सर हाँ, ड्रिप वाली पता है, क्योंकि उसमें वो ड्रिप लगा देते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी की वो होती है ना, तो वो पेड़ों के बीच में लगा देते हैं ना। हाँ, ड्रिप जो सिंचाई होती है, उस ड्रिप सिंचाई में अगर हम बात करें आपसे, तो जैसे एक पाइप होती है, पाइप आप ऐसा कह दीजिए, वो मतलब लगा दी जाती है, उसमें जैसे आपने बताया वॉल्व वगैरह लगा रहता है, उसको खोल दिया जाता है, तो उसमें से पानी निकलता है, फव्वारे की तरह ही निकलता है, फव्वारे की तरह ही निकलता है उसको। कम हाँ, पानी निकलता रहता है सर। हाँ, तो वो एक प्रकार से ड्रिप सिंचाई बोला जाता है। सिंचाई की एक आधुनिकतम पद्धति इस समय इसको मानी जाती है, ड्रिप सिंचाई को, है ना। तो एक विधि है ये ड्रिप, ट्रिकल भी इसको बोला जाता है, ट्रिकल सिंचाई भी इसको कहा जाता है ना। तो यानी मंद गति से बूंद बूंद की तरह रूप में फसलों की जड़ जो है क्षेत्र में एक छोटी व्यास में जो है वो प्रक्रिया जो है संचालित होती है ना। तो मंद गति से जो है जल का छिड़काव होता है, या जल का वहां पे जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डैश महामारी पानी या भोजन जैसे दूषित स्रोत से उत्पन्न होती है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, और इस सवाल का जवाब क्या देना उचित समझेंगे आप। और यहां पे देखिए, पहले तो मैं एक एक चीजों के बारे में बता दूं, क्योंकि नया नया आप शब्द यहां पर देख भी रहे हैं सभी लोग, है ना। तो इन सभी शब्दों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है पता भी होना चाहिए कि क्या है होस्ट टू होस्ट। जानते हैं होस्ट टू होस्ट क्या भूमिका निभा सकता है? महामारी पानी रिलेट हुआ है ना, महामारी पानी और भोजन रिलेट हुआ है, तो उसके संबंध में होस्ट टू होस्ट क्या हो सकता है प्लीज? सर एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। एक से दूसरों को ट्रांसफर हो जाना, होस्ट टू होस्ट, ओके। और
देखिए मैं बताता हूं, समझिए बात को। यहां जो होस्ट टू होस्ट का मीनिंग बताया गया है, आपको बता दूं, ये ना होस्ट टू होस्ट बैंक और उसके कॉरपोरेट ग्राहकों के बीच में ना उच्च मात्रा में डेटा ट्रांसफर के लिए एक स्वचालित संसाधन है। उसको होस्ट टू होस्ट बोलते हैं। मेजबान टू मेजबान से मेजबान तक, है ना। ये पेमेंट वाली प्रक्रिया दर्शाती है, जो कि महामारी, पानी और भोजन जैसे जल दूषित स्रोत से उत्पन्न नहीं होता है। ये टोटली यहां पर गलत जवाब है ये इस प्रश्न का, है ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, होस्ट टू होस्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रांसफर वाली प्रक्रिया है, एक ट्रांसफर वाली प्रक्रिया, इसको होस्ट टू होस्ट कहा जाता है, ठीक है। और मैं कहूंगा भुगतान की प्रक्रिया में इसको जाना जाता है, धनराशि के शब्दों में इसको समझा जाता है होस्ट। सर डेटा के लिए भी जाना जाता है, हाँ, जैसे ये आप हमें हाँ डेटा भी अगर आप हस्तांतरित कर रहे हैं तो उसको डेटा के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग जानते हैं। एक रेडिकल है, ये रेडिकल रिसोर्सेज हैं। रेडिकल रिसोर्सेज का मतलब अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये देखो मेडिकल के लाइन में भी होता है ना। और किसी क्रिया को पृथक करना, किसी क्रिया को पृथक करने के रूप में। सवाल कहता है कि महामारी, जो पानी है, जो भोजन है, उसको जैसे दूषित स्रोत से उत्पन्न होता है और इस प्रक्रिया में ये नहीं जाना जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि रेडिकल परिप्रेक्ष्य यहां पे आपका सत्य नहीं माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा रेडिकल वाला संबंध भी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो थर्ड पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करती है? असामान्य स्रोत। क्या रिप्रेजेंट करता है? असामान्य, यानी अनयूजुअल रिसोर्सेस को बताता है ना। अनयूजुअल मतलब कि जिस चीज को हम यूज में ही ना लाए, है ना, अनयूजुअल इसको कहा जाता है। और ये असामान्य स्रोत होता है जो महामारी, भोजन और पानी को दूषित स्रोत से उत्पन्न होती है, ना ही होस्ट टू होस्ट से उत्पन्न होता है, ना ही रेडिकल पृथक्करण के रूप में जाना जाता है, अलगाव के रूप में जाना जाता है, ना ही पृथक्करण के रिसोर्सेज यहां पे इन्वॉल्व होंगे, और ना ही अनयूजुअल रिसोर्सेज के रूप में भी जाना जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में भी इसे नहीं जाना जाता है ना। ये एक प्रकार से प्रोडक्ट पैकेजिंग वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। अनयूजुअल रिसोर्सेज जो यूज में ही ना लाए जाए, अनयूजुअल उसके कहेंगे, असामान्य बोलेंगे, उसे असामान्य बोलेंगे। लेकिन जो ऑप्शन फोर्थ है सामान्य स्रोत में, जिसको हम लोग एक प्रकार से कॉमन सोर्सेस के रूप में लिखते हैं, या आप इसे यूजुअल भी बोल सकते हो, खासकर इसको कॉमन बोला जाता है, कॉमन सोर्सेस बोला जाता है। और कॉमन सोर्सेस जैसे अगर मैं बात करूं, प्रोफेशनल या ट्रेड सोर्सेस हो सकता है, या जनरल सोर्सेस हो सकते हैं, न्यूज या मैगजीन सोर्सेस हो सकता है, गवर्नमेंट एंड डॉक्यूमेंट हो सकता है। कारण ये पूछा कि महामारी, पानी और भोजन जैसे दूषित स्रोत से उत्पन्न होती है, दूषित जो स्रोत हैं उससे उत्पन्न होता है। तो महामारी जैसे कारण क्या है? विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, डिजीज होते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आज ही पढ़ा रहा था आप लोगों को, मक्खी की वजह से भी हो जाता है कोई बीमारियां, है ना। और भी ऐसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ का प्लेस वगैरह भी ठीक ठाक नहीं रहेगा, गंदगी रहेगी, तो भी बीमारियां हो जाती हैं। तो उस प्रक्रिया को हम सामान्य परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। तो दूषित स्रोत से उत्पन्न होती है क्या? तो सामान्य या कॉमन चीजों से रिप्रेजेंट होती है महामारियां। तो कॉमन जो सोर्सेस हैं, जो सामान्य स्रोत हैं, वो महामारी, पानी और भोजन जैसे दूषित स्रोत से उत्पन्न होती हैं। और ऑप्शन आपका 4 यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। इस संबंध में इसको जाना जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेस के ही पार्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। सेकेंडरी में असामान्य स्रोत जो है रिसोर्सेज आ जाते हैं। बाढ़ विभिन्न कारणों से आती है, निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है जिससे बाढ़ नहीं आती? जिसे विकास कार्यों के कारण रुकावट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि नदी जल में गाद निगलना, है ना, गाद। जानते हो
ये एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं इस संबंध में ना, तो ये स्लिप है एक प्रकार से। नदी के पानी से गाद का निकलना एक, अगर हम बात करें, एक स्लिप्ट है। और नदी के पानी से गाद निकलने का मतलब क्या है? देखा है आपने? झील, सर वो जो तालाब, नीचे की मिट्टियां होती हैं वो तालाब, निकलनी शुरू हो हाँ, जाती है, गाद हटाने के लिए जो है ड्रेजिंग, और एक सिद्ध समाधान होता है ड्रेजिंग। गाद निकालने के लिए ड्रेजिंग एक शब्द होता है। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सवाल पूछा गया है ना? तो जैसे मैं आपसे कहा कि बाढ़ विभिन्न कारणों से आता है, निम्न में कौन सा उनमें से कारण नहीं दर्शाया है? विकास कार्यों के कारण रुकावट, है ना? विकास कार्यों के कारण रुकावट हो जाए तो बाढ़ आ सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जरा बताइएगा, जैसे गुजरात, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मध्य प्रदेश से बांध बना दिया गया था। यहाँ पे पानी का क्या कर दिया गया? भराव हो गया, जल का भराव, जल भराव हो गया, और गुजरात में पानी का क्या हो गया? अभाव हो गया। तो हालांकि ये तो विकास, विद्युत बांध बन रहा था एक प्रकार से, विद्युत निर्माण के लिए बांध बन रहा था एक प्रकार से, तो ये विकास का कार्य था ही था, है कि नहीं? तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो विकास कार्यों के कारण रुकावटें के परिप्रेक्ष्य में भी बाढ़ आ सकती है। पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है। नदी के जल से जो गाद का निकलना होता है, ये कोई कारण नहीं है कि इससे बाढ़ आएगा। आप झील, झरना वगैरह देखते होंगे तो वहां पे जहां से पानी निकलता है, जब गिरता है, गिरने के बाद नीचे से साइड में कुछ गाद, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, या थोड़ा सा गाज वगैरह निकल जाता है, या कुछ आप कीचड़ वगैरह हो जाता है, वहां पे रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गाद। और ये ड्रेजिंग के माध्यम से निकाला जाता है इसको। और ये कोई कारण नहीं है कि इससे कोई बाढ़ आएगी। आगे देखते, अच्छा, जल निकासी सुधार की आवश्यकता नहीं। अच्छा बताइए, जल निकासी के सुधार की आवश्यकता है, अगर नहीं होगी तो फिर तो बाढ़ होगा। ये सिंपल शब्दों में बात है, ये सिंपल शब्दों में बात है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये शब्द का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये भी सवाल हमसे पूछा है कौन सा नहीं कारण है? वनों की कटाई से, वन अगर कटेंगे तो भी बाढ़ होने की संभावना है, इनमें से हो सकता है। लेकिन आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये टोटली डिफरेंट है पहले से भी। हम सोच सकते हैं पहले से भी हो सकता है बात। जल निकासी सुधार की आवश्यकता नहीं, अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है कारण। लेकिन नदी जल से गाद का निकलना, ये नहीं है बाढ़ आने का कारण, है ना? तो ये पूछा था कौन सा इनमें से नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है, ये नहीं है सेकंड वाला। ठीक है। उसके बाद आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित एक संस्थागत प्रणाली जो है स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक पहल थी। अच्छा, मैंने देखो पढ़ाया भी इसको, तो बड़ा आसान है। तो क्या लगा वाला ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हाँ, ये बड़ा बढ़िया जवाब बताया आप। आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम है जो 2005 का है ना? और मैं आपको बता दूं कि ये गृह मंत्रालय ने इससे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू करके ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों से मुक्त अंतरराज्य संचालन का आदेश दिया था। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विषय में अगर मैं कुछ बात करूं आपसे, तो ये भारत सरकार के द्वारा आपदा कुशल प्रबंधन और उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। हालांकि जनवरी 2006 में इसको लागू किया गया, जनवरी 2006 में इसको लागू किया गया। तो ये एक प्रकार से आपदा में शांति या शमन रणनीति तैयार करना या क्षमता निर्माण करना आदि को शामिल करता है। आपदा को परिभाषित भी किया धारा 2 का डी में, है ना? ये चीजें थी। और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 बताया कि भाई राष्ट्रीय प्राधिकरण के बारे में, जहां कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए परिप्रेक्ष्य में बात किया। ठीक है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल पर भी बात की गई। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें रिप्रेजेंट की गई। और बेसिकली यहां पर आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी देख सकते हो आप, 2003 में ऐसा कुछ नहीं था, 2001 में भी कुछ नहीं था, 2007 में भी कुछ नहीं था, 2009 में थी, नीति थी, वो था। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रबंधन के लिए समर्पित एक संस्थागत वो है प्रणाली है जो स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में चालू किया गया। उसके एक प्रकार से कह सकते पहल की गई थी।
भारत की 15वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं संसद चुनी गई थी? ये देखो करंट अफेयर से सवाल उठा लिया है ना, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन समझो उठा लिया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जिनमें से 45 सीटों पर विजयी रही थी और 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित लगभग कुल टोटल 59 महिलाएं थी। यहां पे 58 दे रखा है लेकिन इसको 59 देना चाहिए था। 59 महिलाएं थी और उसमें सर्वाधिक 23 कांग्रेस पार्टी से थे, 23 कांग्रेस से थी और 13 से भाजपा पार्टी यानी बीजेपी से थी, 13 है ना। और बाकी अन्य में शामिल थे, ठीक है, बाकी अन्य में शामिल थे और 45 सीटों पर महिलाओं की विजयी हुई थी। तो संसद के लिए चुनी गई थी लगभग इतने 58, यानी टिकट मिला था 58। यहां पर आप लगा सकते हो क्योंकि 59 तो है नहीं, 58 ही को चुनाव करिए। ऑप्शन सेकंड आपका यहां पे करेक्ट माना जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा सर? सेकंड जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, है ना। लोकसभा में अगर परसेंटेज पूछेगा तो आप 10.86% महिला सदस्य थी, ये बताइएगा। अगर परसेंटेज पूछता है तो 10.86%, ठीक है, ये बताइएगा परसेंटेज पूछेगा तो। अब देखिए ये आपको सुमलित करना है। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो है भूस्खलन की घटनाएं दी गई हैं। आपको ये जो है क्या करना है, मैच करना है। हिमालय है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है नीलगिरी का, केरल, पूर्वी घाट, विंध्याचल, ये आपको मैच करना है। बताइए क्या मैं हिमालय को उच्च से अति उच्च भूस्खलन की घटनाएं हैं, हिमालय वाली प्रक्रिया में अगर मैं आपसे बात करता हूं, उच्च से अति उच्च वाली प्रक्रिया को यह दर्शाएगा। देखिए हाई यानी उच्च का अर्थ ऊपर की ओर बहुत अधिक होना या दूरी तक बढ़ना या फैलने को आप दर्शा सकते हो, है ना। और अति उच्च तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट ही होता है हिमालय, है ना। तो इस संबंध में हम इसको समझेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, तो यह आपको दर्शाएगा उच्च को, उत्तर पूर्वी। अब ये मैप देखिए, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। अब बात है उत्तर पूर्वी का, ये वाली एरिया का है, इस क्षेत्र की बात किया जाती है, ये भी उच्च है। अब देखिए उसके बाद पश्चिमी घाट, क्या प्रश्न बनाया, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट किसको रिप्रेजेंट करेगा, मध्यम से और उच्च। देखिए ये एरिया जो है वेस्ट वाली जो है, इसको पश्चिमी घाट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट बोलेंगे। पूर्वी। और यहां पे जो होता है वो अरावली होता है, सॉरी ये अरावली, ये हाँ ये अरावली है और ये हिमालय है। इस एरिया को हिमालय कहेंगे, इस एरिया को हिमालय कहेंगे। समझ रहे हो ना बात को? जी सर। हाँ इस एरिया, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, आप देखते रहिएगा स्क्रीन पर भी। ये पूर्वी घाट, ये हिमालय घाट, ये अरावली, ये जो आपका बनेगा ये हिमालय बनेगा। तो आप इस तरीके से भी आप देख सकते हो, उच्च और निम्न वाली प्रक्रिया को भी दर्शा सकते हो। तो ये देखो जो ये पश्चिमी घाट है ना, ये मध्य वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और उच्च की तरफ में भी है। बात बची अब यहाँ पे केरल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे केरल होगा, पूर्वी घाट है, विंध्याचल यानी इसको रिलेट कराया है, तो ये निम्न वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिकली आपके माइंड में मैप होना चाहिए इंडिया का, उसके आधार पे आप भूस्खलन की घटनाओं को आप यहाँ पे रिलेट करा सकते हो। और इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये ऑप्शन आपका 4 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा कि डैश विशेष रूप से समन यानी शांति के उद्देश्य से प्रदान किया गया है और इसका उपयोग केवल समन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। अच्छा, इस शब्द में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, विशेष रूप से समन के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है और इसका उपयोग केवल समन परियोजनाओं के लिए। सर प्रधानमंत्री राहत कोष। ओके, यहां आपने प्रधानमंत्री, ओके,
प्रधानमंत्री राहत कोष को आपने सोचा, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के बारे में आपने मुझे बताया है। ये एक ऐसी योजना थी जो बेसिकली धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखता बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों और बड़ी दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ये प्रधानमंत्री राहत निधि या एक प्रकार से फंड जो है स्टार्ट किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की बात अगर हम करें, जनवरी 1948 में स्टार्ट हुई थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अपील पर पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान के साथ प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई थी, है ना। तो यहां आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस संबंध में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है और इसका सही जवाब आपने दिया है प्रधानमंत्री राहत कोष, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट का ही सवाल है ना। काउंसलिंग से सवाल आ गया। अब काउंसलिंग का सवाल है, परामर्श के 3 मुख्य दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं? 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं काउंसलिंग के, ये आपको बताने हैं। वो कौन कौन से दृष्टिकोण जो है रिप्रेजेंट होते हैं? एक भाषण, दृश्य और वीडियो। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी और मानवतावादी। ओके, यानी आपने साइको एनालिटिकल और बिहेवियर और ह्यूमनिस्टिक ये रिलेट कराया। मनोविकृति यानी एक प्रकार से साइकोसिस, कॉग्निटिव और यहां पे अगर हम बात करें तो रिपेयर यानी मरम्मत। गलत जवाब, ये परामर्श की चीजें नहीं रिलेट होती हैं जी। 4th वाला विकास, प्रबंधन और निर्माण, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। और अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस की, परामर्श में आप किसी योजना अगर यहाँ पे आप लिखते, प्लान वगैरह करते आप, तो ये चीजों को दर्शा सकता था। लेकिन परामर्श के 3 मुख्य परिपेक्ष हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो काउंसलिंग, इसमें निर्माण में हम ये नहीं कंसिडर कर सकते, जिसको भी हम काउंसलिंग करते हैं तो वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करेगा, मतलब अंडर स्ट्रेस रहता है कोई भी, राइट, तो उस टाइम पे वो कुछ प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पे वो चीजें नहीं होंगी ना। आप कंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्माण से समझिए, आप एक्वायर से समझ रहे हो शायद। किसी चीज को अगर उसने, हाँ मैं कह रहा हूँ आप शायद एक्वायर से समझ रहे हो, किसी चीज को लेने के संबंध में सोच रहे हो, है ना। तो लेने के संबंध में आप यहाँ पे उसको ना सोचे कि वो निर्माण हो रहा है उसके अंदर, ये ना सोचे आप कि सेवार्थी के अंदर निर्माण। परामर्श के 3 मुख्य दृष्टिकोण होते हैं, है ना। और वो जैसे हम मुख्य दृष्टिकोण ये होता है कि हमारा कार्य क्या है, एक तो मानवतावादी पे भी, व्यवहारवादी पर भी और मनोविश्लेषणात्मक पर भी। वैसे में तो देखा जाए क्या भाषण, दृश्य और वीडियो, भाषण का मतलब मौखिक ले सकते थे देखकर, फिर वीडियो के माध्यम से सारी चीजें करने के रूप में ये भी है आपका। विकास, प्रबंधन, निर्माण के रूप में भी आ जाता है। हाँ ये देखो, आप मनोविकृति के रूप में आप कहते हैं भाई मनोविकृतियों के बारे में हम जानते हैं, संज्ञानात्मक चीजों को डेवलप करते हैं और भी चीजों को आगे ले जाते हैं, तो उसको मरम्मत के रूप में दर्शा देते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस बेसिकली मरम्मतों को भी रिप्रेजेंट कर देता। लेकिन यहाँ पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो सत्य है। 3 ही दृष्टिकोण होते हैं और तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर 2 में है, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी और मानवतावादी। यही आपका करेक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक। इसी के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है। दूसरा, चिकित्सा की वह कौन सी शैली है जो विभिन्न विचारधाराओं से ली गई है? शैली बताना है जो विभिन्न विचारधाराओं से ली गई है और तकनीक का उपयोग करती है। तकनीक का उपयोग करती है मतलब एक प्रकार से टेक्निक है। ये थेरेपी लिखा गया है, ठीक है। बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 सर। ऑप्शन नंबर आप मिश्रित मिश्रित कह रहे हो। देखिए, चिकित्सा की वो कौन सी शैली है जो विभिन्न विचारधाराओं से ली गई है, विभिन्न विचारधाराओं से ली गई हो, अलग अलग विचारधाराएं रिप्रेजेंट की गई हो। नो, इलेक्ट्रिक थेरेपी होता है एक। ये एक मनोरोग उपचार है जिसमें ना मानसिक विकारों से पीड़ित रोगियों को विद्युत तरंगे के जरिए ठीक किया जाता है।
सर ठीक वो है। इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें शॉक देते हैं ना सर। हाँ, विद्युत तरंग के माध्यम से, बिल्कुल। और सर ये तो विभिन्न विचारधाराओं से बात कर रहा है ना, मतलब विभिन्न बहुत सारी थेरेपी हो गई ना उसमें से, मतलब नहीं, नहीं, बहुत सारे थेरेपीज, अरे आप ऐसे न सोचो ना, विभिन्न, जैसे मेरी विचारधारा, आपकी विचारधारा, आपकी विचारधारा को, हम इन सबकी विचारधाराओं को मिलाकर थोड़ी ना इसको मिश्रित थेरेपी बोलेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक बात को दो लोग बोले तो उसको मिश्रण कह दे, तो आलोचना कह सकते हो उसको, है ना। मिश्रित का मतलब एक दो थेरेपी को मिला दिया जाता है, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं भैया वो मिश्रण हो जाता है। तो वो विद्वानों के द्वारा दी गई चीजें, कोई कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था सीपी के बारे में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। सीपी बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने बताया पैराप्लेजिया होता है, डाइप्लेजिया होता है, हेमीप्लेजिया होता है, क्वाड्रिप्लेजिया होता है, ठीक है। एक मिश्रण हो जाता है जहाँ पे सारी प्लेजियो को रिलेट कर दिया जाता है, सारी डिजीज को रिलेट कर दिया, उसको मिश्रण बोल दिया गया। तो ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट एक ऐसा है जहां विभिन्न विचारधाराओं से ली गई है, विभिन्न विचारधाराओं से ये टेक्निक को तैयार किया गया है इसको, और यह है इलेक्ट्रिक थेरेपी, इसको इलेक्ट्रिक थेरेपी कहेंगे। इसमें आमतौर पर मरीज के मस्तिष्क को 800 मिली एम्पियर का डायरेक्ट करंट 100 मिली सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक दिया जाता है, 6 सेकंड तक, है ना। इसे ECT थेरेपी बोलते हैं इसको। विद्युत आपेक्षीय चिकित्सा भी इसे कहते हैं, इलेक्ट्रो कन्वेंसिव थेरेपी के नाम से इसे भी जाना जाता है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस थेरेपी काम कैसे करती है, तो मस्तिष्क के माध्यम से छोटी विद्युत धाराएं प्रभावित की जाती हैं, जो जानबूझकर एक संक्षिप्त दौरे को ट्रिगर करती है। इसी को हम इलेक्ट्रो कन्वेंसिव थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। सर वो उसमें कितने का वो देते हैं हम लोग उसको, करंट शॉक? ये टाइम बताया जाता है इसमें, एक प्रकार से एक मानक बताया गया कि आमतौर पर मरीज के मस्तिष्क को 800 मिली एम्पियर, 800 मिली एम्पियर, हाँ, है ना सर? हाँ हाँ, ठीक है। और 6 सेकंड के लिए, ओके सर, यानी 6 सेकंड के लिए, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया में इसको शुरुआत की जाती है। तो यहाँ सही जवाब बेसिकली ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, मिश्रण थेरेपी नहीं होगा, ठीक है सर, है ना। अच्छा, एक ऑप्शन और आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। एक ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ड्राइव थेरेपी है। ड्राइव थेरेपी बेसिकली क्या होती है, प्रेरित एक ड्राइव थेरेपी में अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है मैकडूगल का। जी सर, उसमें एक प्रेरक कर प्रेरक दिया शब्द जाता दिया है। था, हाँ। तो उस शब्दों में बेसिकली इसका जो है हम यूज करते हैं ड्राइव थेरेपी, है ना। तो वहां पर उन चीजों को हम दर्शाते हैं ड्राइव थेरेपी के बारे में, ठीक है। बट यहाँ पे ड्राइव थेरेपी बिल्कुल नहीं होगी कि ड्राइव थेरेपी मेंशन हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो अगले सवाल की तरफ। तो कहता है कि एक परामर्शदाता, यानी आप परामर्शदाता हो, परामर्श प्रक्रिया में हास्य का उपयोग कैसे किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। कैसे करोगे सर? सेकंड वाला, ग्राहक का ध्यान उनकी समस्याओं से थोड़ा हटा के, ग्राहक को ध्यान उनकी समस्याओं से भटकाना, सेकंड वाला मतलब नहीं सर, फर्स्ट होगा, फर्स्ट। ग्राहक के कष्टकारी भावनाओं को पैदा करना, ये तो नहीं होगा। सर फर्स्ट, संवेदनशील विषयों पर चर्चा करना या उससे बचाना, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन एक या तो दो में से कोई एक होगा। सर एक होगा। ग्राहकों को कहकारी, एक होगा सर, एक। कहकारी का मतलब कष्टकारी करिएगा, कष्टकारी भावनाओं से राहत दिलाना। अब बताइए। जी सर, फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा सर। हाँ, फर्स्ट, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो परामर्श प्रक्रिया में हास्य का उपयोग ऐसे कर सकते हैं, कष्टकारी भावनाओं से राहत दिलाने के लिए ग्राहक का भी हम ध्यान भटका सकते हैं, समस्याओं से भटकाना नहीं, है ना, ध्यान उनकी समस्याओं से भटकाना नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अभी मैं वीडियो को अपलोड करके आप लोगों को